हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S19 एजुकेटर। S19 एजुकेटर में आपका स्वागत है। S19 एजुकेटर आपके लिए क्लास 10th की एक सीरीज़ लेके आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गणित हमें रुलाती है, रोने का नहीं, हम पढ़ाएंगे तो फेल होने का नहीं। इसी कोटेशन के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं और हमारे पूरे सेशन का नाम यही रहेगा। तो आज हमारा सेशन 1 है, इसकी हमने शुरुआत की है और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम 10th क्लास में है। रियल नंबर अगर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम अगर है ये तो क्या मीनिंग होता है, क्या कहना चाहता है ये। तो कुछ बेसिक के साथ हम चैप्टर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर, अगर रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर सभी रेशनल नंबर और इरेशनल आ जाते हैं, ऑल द रेशनल नंबर। ओके, अब इसको क्या कहना चाहते हैं, कैसे सभी आ जाते हैं। इसमें जो आपके सामने ये दो वर्ड हैं, रेशनल और ये इरेशनल नंबर, और यहाँ पे फिर ऑल भी है। तो ये क्या है, तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। एक हमारे सामने एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। द रियल नंबर एक पूरा क्या सिस्टम है, उसके अंदर हैज़ मैनी सबसेट है। सबसेट समझते हैं, सेट्स होता है ना, सेट सेट का ही पार्ट होता है सबसेट, सेट का ही पार्ट होता है सबसेट। लाइक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है इसके बाद होल नंबर। फिर हमारा आता है इंटीजर। फिर आता है रेशनल नंबर। और उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है कि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक वेन डायग्राम बताते हैं। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, कि कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर कंसिस्ट करती है या आपस में लिंक करती है। तो वेन डायग्राम दिखाते हैं ऑफ रियल नंबर। फिर इस वेन डायग्राम से आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसमें हम क्या शामिल करते हैं। सपोज़ करो आप यहाँ मान लो एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लिखते हो नेचुरल नंबर। क्या लिखते हो, ये नेचुरल नंबर का बॉक्स है, ठीक है। इसी के ऊपर ठीक एक और बॉक्स है जिसका नाम है होल नंबर। इसके ठीक ऊपर एक और बॉक्स है जिसका नाम है इंटीजर्स। इससे ठीक एक ऊपर बॉक्स है जिसका नाम है रेशनल नंबर, है ना। और एक बॉक्स इधर है जिसका नाम है नंबर। तो आपके सामने ये जो पूरा जो ये बना हुआ है, ये आपके सामने सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर ये। तो ये इस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रहे हैं सारे सीक्वेंस। ये इस तरीके से ये कंसिस्ट है इसके अंदर कि भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कुछ और इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर में कुछ और इंक्लूड करते हैं तो इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर में कुछ और तो ये रेशनल।
तो इस तरीके, और ये इरेशनल, इनका पूरा कंबाइन, जैसे मैंने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बोला था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं जितने भी इरेशनल नंबर, उन सबको अगर एक जगह शामिल करते, कंसिस्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो देखो आपके सामने है यहाँ पे, ये रेशनल नंबर का पूरा ग्रुप हो गया और ये रेशनल का, इन दोनों का अगर हम आपस में कंबाइन करके बनाते हैं तो वो आपका क्या बनता है, रियल नंबर सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ये रियल नंबर सिस्टम बनता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं, सभी को उम्मीद करते हैं क्लियर है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, देन आई विल एक्सप्लेन वेरी वेल। ओके, तो आगे हम चलते हैं, आगे हम चलें, ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे हमारा आता है, अब हमने इन सब के नाम तो लिख दिए हैं, पर इन सब के बारे में भी तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, इन सब के बारे में करते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा उन सब का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ रियल नंबर, जितने भी हमने अभी रियल नंबर के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी ना, उन सब का एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर है क्या, हमारे मन में सवाल आएगा। प्राकृतिक संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि वो जो गिनती में आते हैं, जो काउंटिंग में नंबर्स आते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और इस तरीके से। और इस 3 डॉट का मतलब है कि ये आपका कंटिन्यूस में चल रहा है। क्या है, कंटिन्यूस में चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी में बता रहा है। ओके, सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ओके, वन मोर थिंग, इसको ना एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। अब आता है होल नंबर। तो होल नंबर की हम डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो होल नंबर की डेफिनेशन में, होल नंबर में हम लिख सकते हैं, होल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड, अब देखो वर्ड आ गया ना, इंक्लूड 0 प्लस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि द होल नंबर आर दैट सेट ऑफ द नंबर्स दैट इंक्लूड 0 प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल, मान लो 0 है और 0 के बाद हमने नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ओके, क्लियर है सभी को? आई होप किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से कर रहे हैं हम। तीसरा था आपका यहाँ इंटीजर। तो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स आर द सेट, ये भी सेट होता है, ऑफ होल नंबर। किसका आएगा, होल नंबर एंड देयर अपोजिशन, एंड होल नंबर एंड देयर अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सी, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका लिए हम करेंगे, इधर मैंने डॉट लगाया कि कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3
और सेम इधर कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। क्लियर। आगे आता है हमारा रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर की भी हम डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर आर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर integers, okay, and b is not equal to 0। फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखो हमने क्या बोला है कि हमारे पास एक ऐसा हो जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो, a और b आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर, और एक कंडीशन बताइए 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल अभी आपने इंटीजर में -3 लिया, नीचे 5 ले सकते हैं ऐसे, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। 5/2 लिख सकते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। 11/7 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर होगा। 0/7 लिखेंगे तो भी ये रेशनल नंबर होगा। बट अगर मैं यहाँ 7/0 लिखता हूँ तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका रीज़न ये है, क्योंकि उसने बोला है कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखो हमने यहाँ पॉजिटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, 0 को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इंटीजर्स में सारे आते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, ओके। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसके अंदर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कि आगे की एक्सरसाइज में भी काम आएगा, तो इसलिए हम उसको अभी भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दे कैन always be expressed by using terminating decimal और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इसका एग्ज़ाम्पल ले लो, लाइक देखो 336 का 36.8, 0.125 एंड 4.5, ये टर्मिनेटिंग है। हो सकता है रिपीटिंग डेसिमल भी हो, पर ये टर्मिनेटिंग है कि हाँ, एक एग्जैक्ट पॉइंट के बाद ये फिनिश्ड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनका एक कुछ ना कुछ डिवाइड करने के बाद एक एग्जैक्ट आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं, ये तो रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेशनल नंबर आर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी expressed in form of a by b, a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0। सेम वही है
बस इसके अंदर कैन नॉट आ गया। कैन नॉट का मतलब है कि जिसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो वैल्यू हम a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते ये वो होंगे। ओके, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे आर एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इनको डेसिमल्स कहते हैं। ओके, दीज आर एक्सप्रेस इन द एज ए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 3 3 4, फिर 3 3 3 4, फिर 3 3 3 3 4, इस तरीके से ये हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 8 6 7 4 5 8 9 3, इस तरीके से। ओके, देन और एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें आपका ये हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई, क्या बोलते हैं, पाई। और इसमें आपका √2 हो सकता है, ये आपके सारे वैल्यू हो सकते हैं √2। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलते हैं अगले पड़ाव पर हम, जो कि ये बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम 10th में जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड यूक्लिड थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको, AUCLIDS, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, और यही एक थ्योरम है और जिसको हम कई बार लेमन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? और ये जो थ्योरम है ये देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारज़मी। फॉर एग्जांपल मैं इसका डायग्राम दिखा दे सकता हूँ, ध्यान से देखिए। सज्जन को मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी 780 AD to 850, और इसको जो प्रूफ किया था तो उसको लेमन इज प्रोमन स्टेटमेंट फॉर यूजिंग अनदर स्टेटमेंट के लिए। क्योंकि एल्गोरिथम क्या बोला इन्होंने एल्गोरिथम को, कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज वेल डिफाइंड स्टेप विच प्रोसीजिंग सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, अच्छे तरीके से डिफाइन किया एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम हर स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये बताते हैं, तो इसके साथ हम अब इसके बारे में बताते हैं ये क्या है और ये किस तरीके से फंक्शन में किस तरीके से ये वर्क करता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये समझाने से पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ध्यान से देखिए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आपका क्या है, एक तो ए, इस वाले पेन का यूज़ करते हैं ताकि हाईलाइट हो, ए एंड बी। ठीक है, दीज एग्जिस्ट आ यूनिक इंटीजर मानते हैं इसको हम, Q एंड आर सेटिस्फाइंग। एक कंडीशन है, उस कंडीशन में एक दूसरे को ये सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये मैं इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा A और B, और ये एग्जिस्ट करता है, A यूनिक इंटीजर्स हैं
जो Q और R जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। कौन से केस में? जिसमें 0 और R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, B से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, इनके बीच में होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है क्या, तो आपको याद है बचपन में आप डिवाइड करते थे, तो इस वाले पोर्शन को चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ B, यहाँ पे Q और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ R। ओके, तो इनको क्या क्या कहते थे याद है आपको? इसको हम कहते थे रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते थे? क्वोशंट। क्या बोलते थे? क्वोशंट। और इसको क्या बोलते थे? B को डिवाइज़र और A को क्या बोलते थे? डिविडेंड। जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए बता दें, इनको हम बोलते हैं भागफल, इसको हम बोलते हैं शेषफल और इसको हम बोलते हैं भाजक और इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब इसमें कंडीशन बोल रहा है कि आपका ये स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है, क्या कहना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिजिट लेता हूँ, अब मैं लेता हूँ 17 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से। ध्यान से देखना क्या है, ये एग्जांपल से आपको बहुत बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो, ये जो डिवाइड वाला, तो इसमें कंडीशन क्या है, तो आपके हिसाब से हम यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, राइट। तो आप 5 से करो, 5 3 ज़ा 15, क्या है आपका यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया है ना। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 17 की जगह हम 16 ले लेते हैं। चलो, तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 16 को, ध्यान से देखें, 5 2 ज़ा वो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 1 बचा। अगर मैं यहाँ पे 18 ले लेता हूँ और 18 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, आपका रिमाइंडर कितना बचा है? 3। फिर मैं काम करता हूँ, फिर 5 से 19 को डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना? 4। लेकिन मैं फिर से 5 को आपके पास 20 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 4 ज़ा 20। ओके, तो आपने यहाँ 4 कंडीशन में देखा कि जब आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, आपके पास 4 डिजिट थी भाई, 16 थी, 17 18 19 और 20। तो जब आपने इन सभी को किससे डिवाइड किया? 5 से, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। तो पहले केस में आपने देखा आपका जो रिमाइंडर था, पहले केस में आपका रिमाइंडर कितना था? यहाँ पे पहले केस में आपका रिमाइंडर 1 था, दूसरे केस में आपका 2 था, ये 3 था तीसरे केस में, थर्ड केस में 4 था, फिफ्थ केस में 0 था। ठीक है, तो आपको मैं एक कंडीशन याद दिला दूँ, हमने यहाँ लिखा था 0 से बड़ा होगा R की वैल्यू और B से छोटा होगा। मैंने ये जो लाइन लिखी है उसको समझाने के लिए ही मैंने कंडीशन दी थी। देखो ध्यान से, अगर सपोज़ करो आपका रिमाइंडर क्या है, यहाँ 1 है, तो देखो 0 से बड़ा है, 0 से आपका मोर देन है यानी ग्रेटर देन है, 2 भी 3 भी 4 भी। और देखो B की वैल्यू आपकी यहाँ इस क्वेश्चन में आपकी B की वैल्यू क्या थी? B बराबर 5 था, है ना। ओके, और ये जो सारी वैल्यू है ये A बराबर है, A की वैल्यूज़ हैं, A की वैल्यू आपने ये पिक किया, ये पिक किया, ये इस तरीके से, और ये आपकी B की वैल्यू है 5। तो आपने ये देखा कि जब मैं 5 से लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन 0 हो रहा है, 5 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ रहा। यानी कि इस बात से ये तय हो गया कि जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा उससे कम कम आता है, उससे हमेशा कम कम आता है ना। तो अगर जैसे सपोज़ करो मैं मान लूँ यहाँ पे मैं x कोई नंबर है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ
अगर उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा, जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है। अभी आपको बताया था सबसे पहले केस में कि आपको एक तो सबसे पहला आपका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, और जो 7 है तो 7 क्योंकि नेक्स्ट डिजिट में कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आया। सेम ऐसे अगर कोई मान लो ये m वैल्यू है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, तो उसके लिए पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या होंगे। पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा आपका भी, या तो 1 होगा पहले, तो फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 0, क्योंकि 11 खुद नहीं होगा, क्योंकि 11 आते ही फिर अगले नेक्स्ट टेबल में कटने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको रिमाइंडर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, तो अब हम रिमाइंडर के कंसेप्ट के बाद हम आते हैं, हमारे पास जो है वो है आपका SCF। SCF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर आप 10th क्लास में आ गए। वी आल्सो नो दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और LCM की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये दोनों टर्म्स बार बार यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, ओके फाइन, चलो ठीक है। तो हम SCF याद है होगा आपको। पहले हम LCM SCF को क्लियर कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे 25 है और मैं ले लेता हूँ 45 है। ओके, तो इन इन दोनों के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो 25 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखो 5 से 25, और आपका ये आ गया फैक्टर। एंड 45 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे। तो 3 से क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। और फिर 3 से करेंगे तो 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। अब इन इसी केस में अगर मुझे निकालना है HCF, क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए अगर मुझे SCF निकालना है तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 25, उसके जितने फैक्टर है वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे। फिर मुझे निकालना 45 के, तो इसके भी जितने फैक्टर हुए हैं ये लिख दूंगा। अब मुझे ये देखना है, अभी मेरे इसकी फुल फॉर्म से ही पता चला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपके सामने ये जो दो हमने फैक्टर किए हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन में देखो यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये 5 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो SCF होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 5। SCF क्या कहलाएगा, 5। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम महत्तम समा पड़ता है। इसको हिंदी में मैं से पै बोला जाता है। इसको लघुत्तम समा पड़ता है, ले से पै बोला जाता है, ठीक है, लघुत्तम समा पड़ते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हिंदी मीडियम के लिए। अब देखो ये तो हो गया SCF की बात करी। SCF को फिर से रिपीट कर देते हैं, इसके हमने फैक्टर किया तो 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 से 25 ये, और 45 के करेंगे ये। अब मुझे हाईएस्ट निकालना है तो 25 के यहाँ फैक्टर्स लिख दें, यहाँ 45 के, और जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा SCF होगा। आगे चलते हैं इसी फैक्टर्स पे कि अगर मुझे LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो LCM के लिए फिर से लिखेंगे 25, 5 × 5, फिर लिखेंगे 45, तो 3 × 3 × 5। अब आपको पता है LCM की फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो पहले तो कॉमन है उन पे सर्कल कर लो, ये कॉमन। अब जो कॉमन के अलावा बच गए वो सारे लिख लीजिए, 3 × 3 मल्टीप्लाई जो कॉमन है वो, और जो बच गया वो सारे लिख लीजिए। तो देखो आपने 5 5 से 25, और 25 9 से कितने होते हैं, 225, है ना।
तो आपका इस तरीके से, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ओके, तो इस तरीके से हो गया एलसीएम। तो बट हम 10th क्लास में आ गए, तो हमें ये अप्रोच तो यूज़ करना ही नहीं है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं उस मेथड का नाम है यूक्लिड। जो हम अप्रोच जो यूज़ करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आपको आते हैं, आपको याद होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे तो एचसीएफ में दो मेथड थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा था आपका डिवीज़न मेथड। तो अभी मैंने ऊपर इलस्ट्रेशन में फैक्टराइजेशन मेथड तो एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न है वो आपका डिवीज़न मेथड पे बेस्ड है। तो आपने जो बचपन में डिवीज़न मेथड किया था, हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज, कि कैसे होता है। तो लेट्स सी, ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 45। जो क्वेश्चन ऊपर था उसी को ले लेते हैं। तो डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं, 25 लिखेंगे, 45 कर देंगे। तो देखो 25 वन जा 25, ओके। रिमाइंडर देखेंगे 0, और यहाँ पे रिमाइंडर देखेंगे 2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है उसी से हम इस वाले आपके क्या है डिवाइज़र को अब हम यहाँ क्या बना देते हैं, डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं। यानी कि जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको हम इसके सेंटर में रख देते हैं। फिर से करेंगे, 20 बन जा 20, रिमाइंडर 5 बचा। और वंस अगेन फिर से यही स्टेप फॉलो करेंगे कि जो इससे लास्ट वाला आपका डिवाइज़र है उसको हम डिविडेंड बना के फिर से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20। तो देखो ये पैटर्न होता है जिसकी वजह से आप डिवाइड करते हो, और जो लास्ट में जिस वैल्यू से ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। क्या बोलते हैं उसको हम, एचसीएफ। समझ गए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, जिसमें हम एक काम करते हैं, 16 और आपका, चलो 60 और 180 कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे हम भाई, 160 से 180 को डिवाइड करेंगे। 160 बन जाए 160, 20 बचा। अब यहाँ पे देखो ये है, अब इसको यहाँ पे ले लेंगे 160, तो 2 8 जा 160। तो आपका इस तरीके से होगा। हो सकता है चलो और थोड़ी बड़ी सी वैल्यू लेते हैं, थोड़ा ये बहुत छोटा हो गया। थर्ड एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 95 ले लेते हैं ना। तो इससे थोड़ा आपका क्लियर होगा। देखो 65 लिया, 65 से 95 डिवाइड करो, तो 1 जा 65, रिमाइंडर देखो 30 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डिवाइज़र है उसको यहाँ रख के डिविडेंड बना देंगे और फिर से डिवाइड करेंगे, तो आपका 30। फिर 5 से करते हैं, जो यहाँ पे डिवाइज़र है उसको यहाँ डिविडेंड बनाएंगे, 5 6 जा 30। तो आपने ये देखा इस तरीके से हम करते हैं, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो ये तो आप डिवीज़न मेथड है, क्या है ये, डिवीज़न मेथड। इसको हम डिवीज़न मेथड बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर 10th क्लास में, तो 10th क्लास में डिवीज़न मेथड आपको आप किसका पढ़ना है, इक्विलिड डिवीज़न लेमिना पढ़ना है। तो ये क्या है, ये भी इसी मेथड पे है। तो देखो इसी मेथड से हम कैसे करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपकी कंडीशन थी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या फिर एल्गोरिथम भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। हिंदी में बोलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
ओके। सो यहाँ पे कंडीशन है, तो आपकी ये यूक्लिड की कंडीशन बोल रही थी आपको कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बी क्यू प्लस आर होनी चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन, साथ में यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा था कि जीरो हमेशा जो है आर है वो हमेशा किससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा? देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने कंडीशन दी थी ना, पीछे पीछे एक्सप्लेन किया था, ये देखो। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। चलो अब इसी कंडीशन पे हम सब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में आ जाऊँ और यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि आपकी वैल्यू ये थी, ये बी थी, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे आर था, राइट। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करूँ तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए हमारा ये वैल्यू होनी चाहिए, तो आप यहाँ 45 लिख दो। बी आपकी वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, यानी कि 25, तो यहाँ 25 लिख दो। क्यू आपकी वैल्यू ये होनी चाहिए, ये लिख दो। प्लस रिमाइंडर आपका पहले स्टेप में रिमाइंडर क्या है? 20, तो 20 लिख दो। ओके, फिर देखो सेकंड स्टेप में फर्स्ट वाले को भूल जाओ, जो आपने लिख लिया उसको भूल जाए। फिर से देखें, ये वाली वैल्यू आप कंपेयर करो, ए है तो आप यहाँ पे ए की जगह पे 25 लिखेंगे। आपका ये वाली वैल्यू बी है तो बी की जगह पे लिख देंगे यहाँ पे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और अब की बार रिमाइंडर कितना है? 5 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है फिर से थर्ड स्टेप में। फिर से देखो, तो यहाँ पे आपका 20 है डिविडेंड में, डिवाइज़र आपका 5 है, क्वेश्चन आपका 4 है, अब की बार रिमाइंडर क्या है आपका? 0। तो जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तो आपका HCF हो जाएगा 5। तो अब बस आपको एग्ज़ाम में आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। दिस मेथड नॉन एज द यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, बस अगर आपको बचपन में ये डिवीज़न वाला मेथड आता होगा तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो दूसरा भी वाला भी हम कर लेते हैं। जैसे दूसरा यहाँ थर्ड एग्जांपल लिया था, हम उसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे क्यू और यहाँ पे लिखना आर, और इसको इससे कंपेयर करके लिखो। आप पहले यहाँ पे फॉर्मेट बता देंगे, बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आप बताओगे ए की वैल्यू आपकी 95 है, ओके, बी की वैल्यू आपकी 65, मल्टीप्लाई क्यू, ये वाला क्वोशंट होता है 1, रिमाइंडर आपकी बार क्या है? 30। फिर फर्स्ट स्टेप भूल जाओ, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप में। 65 आपका ये डिविडेंड है और डिवाइज़र लिखोगे 30, क्वोशंट आपका क्या है? 1, रिमाइंडर क्या है आपका? सॉरी यहाँ पे ना 2 कर लेना, 2 कर लेना, यहाँ मैंने 60 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, 32 या 60 कर लेना। ओके, तो देखो हम यहाँ पे इसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे यहाँ 2 है तो फिर हम यहाँ पे भी 2 हमने लिख लिया, और हमारे यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना था? यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 5 है, तो वी कैन राइट हेयर 5। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाएंगे, तो थर्ड स्टेप में देखें यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 5 और 6 है, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। तो ये वाली जो वैल्यू है, हेयर इज़ अ HCF 5। ओके, तो आप इस एरर को सही कर लेंगे। आई होप ये आपका, मैंने फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट किया था इसमें मैंने बेसिक से लेकर यूक्लिड डिवीज़न लैमिंग एल्गोरिथम का हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब क्योंकि ये वीडियो अगर मैं आगे कराऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही। तो फिर से हम आपको यही कहेंगे कि मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि गणित हमें रुलाती है तो रोने का नहीं, हम पढ़ाएंगे तो फेल होने का नहीं, इस बात की गारंटी है। बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक कराएंगे। किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसे शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग अस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए गुड डे।